सेक्शन 3 काफी बड़ा है, तो इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो हम कवर करते जाएं उसको साइमल्टेनियसली कवर कर लो, वरना फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आखिर में मुश्किल होगी इसको रिटेन करनी। ठीक है, तो हम इसको मेरे ख्याल में आज कल और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगला हफ्ता मैं थोड़ी सी मे भी ज्यादा क्लासेस ले लूँ क्योंकि मेरा ऑफ है यूनिवर्सिटी से, सो जी। प्रॉब्लली मैं ज्यादा क्लासेस, आई थिंक संडे को भी मैं एक क्लास रखूंगी आपकी। ठीक है, तो मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे संडे को हम खत्म कर लें और ट्यूसडे को मैं इसका शायद टेस्ट ले लूँ, सो अकॉर्डिंगली देख लेंगे किस तरीके से चलता है, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, कवर करने वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है, सो डिपेंड करेगा कि हम खत्म कितनी क्लासेस में करते हैं। हो सकता है 4 क्लासेस लग जाएं, ट्यूसडे वेडनेसडे संडे और ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को लेकिन टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखना और इससे हम जो है ना अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो है पहुंच गए सेक्शन 3 के जो इश्यूज हैं वो हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस 1947 से ऑनवर्ड्स अब चल मे बी 2000 तक हमारी हिस्ट्री जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने कवर करना है। ओके। अब हम्म। हमें पता है कि 1940 के बाद मुस्लिम्स को एक बहुत क्लियर वो थी कि हमने अब पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हमें एक इस तरीके से हमें अब कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने, वी नीड अ सेपरेट लैंड। ये एक मुस्लिम मोटिव बन गया था जिसके लिए इन लोगों ने काम किया था अंटिल 1947। ठीक है, सो 1947 में क्या हुआ कि रेडक्लिफ अवार्ड्स हुए। ठीक है, अब मैं इसको जहाँ जो मार्क करती जाऊँ ना कि 4 मार्क्स के लिए आता है, वो आप अपने पास लिख लो। ठीक है, ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास यही आपका होमवर्क होगा कि जिन पे मैं 4 मार्क्स लिखूंगी ना, कि ये जैसे 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि व्हाट वर रेडक्लिफ अवार्ड्स, तो आप इसको अपनी कॉपी में आंसर करोगे कि व्हाट वर रेडक्लिफ अवार्ड्स फॉर 4 मार्क्स। आपको मैंने सिखा दिया था ना कि हम 4 मार्क्स को कैसे आंसर करते हैं, कि ये किसकी तरफ से हुआ था, इसमें क्या चीजें हुई थी और ये कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो ये आप रेडक्लिफ अवार्ड्स पहले जी। समझोगी और फिर इसका ही आप क्वेश्चन मतलब करोगी इसको आंसर कि व्हाट वर रेडक्लिफ अवार्ड्स, ऐसे अभी बहुत सारे आएंगे, ताकि आपको ना ये छोटे छोटे मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन याद हो। अच्छा, ओके। तो रेडक्लिफ अवार्ड्स में क्या हुआ था कि जिना क्लेम दैट द अवार्ड्स टू बी अनजस्ट एज मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज लाइक फिरोजपुर, गुरदासपुर एंड कैलकत्ता वर गिवन टू इंडिया। सो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो मसला हुआ था, क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो हैं वो पार्ट बनेंगे पाकिस्तान का। तो जो रेडक्लिफ अवार्ड्स थे उसमें ये अनाउंसमेंट होनी थी कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो किस के पास जाएंगे, इंडिया के पास कौन जाएगा, पाकिस्तान के पास कौन जाएगा। तो अनफेयर ये हुआ था इसमें कि फिरोजपुर, गुरदासपुर और कैलकाटा ये 3 एरियाज थे जो कि मुस्लिम मेजोरिटी थे लेकिन फिर भी इंडिया को दे दिए गए थे। तो रेडक्लिफ अवार्ड्स का सबसे पहला वो क्या था कि इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज 3 दे वर गिवन टू इंडिया। नंबर 2, 6 wanted a separate 6 state. So they were utterly disappointed and then they migrated to Indian Punjab because एक हमारा पाकिस्तानी पंजाब है और एक इंडियन पंजाब है। और साइमल्टेनियसली जैसे मुस्लिम्स अपनी सेपरेट स्टेट के लिए लड़ रहे थे, वैसे ही सिख कम्युनिटी को भी अपना स्टेट चाहिए थी लेकिन इनको अलॉट नहीं की गई थी। तो इन लोगों ने अल्टीमेटली इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था। Then Calcutta was a big industrial area and raw materials from East Bengal, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान बनना था जो कि अब बांग्लादेश है, raw materials from East Bengal had to be sent to Calcutta as mills were in Calcutta. So ये भी एक चीज हुई कि कैलकत्ता क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया था तो इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, यानी एक हमारा ईस्ट पाकिस्तान बन गया और उसका कुछ हिस्सा, यानी बांग्लादेश का कुछ हिस्सा जो कि बांग्लादेश का बनना चाहिए था या ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली इंडिया को चला गया क्योंकि उन्होंने फेवर किया इंडिया को कि इंडिया को इंडस्ट्रियल एरियाज मिल जाए। ठीक है, तो ये बैड सीन हुआ था, तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरदासपुर गेव इंडिया अ बॉर्डर विद कश्मीर विच वाज अनफेयर। गुरदासपुर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, ये पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए था लेकिन ये इंडिया को चला गया, जिससे क्या हुआ कि इंडिया को एक कंट्रोल मिल गया कश्मीर इन्वेड करने का, जो कि कश्मीर इशू आज तक एग्जिस्ट करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि इंडिया के पास उसका बॉर्डर है, अगर इंडिया के पास उसका बॉर्डर नहीं होता तो उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता था। तो ये रेडक्लिफ अवार्ड्स थे, इसमें ये चीजें डिसाइड हुई थी और जिसको जिना ने क्लेम किया था कि ये बहुत अनजस्ट है या ये फेयर नहीं है।
अच्छा, अब आ जाओ पाकिस्तान इश्यूज पे। ये बहुत मजे का क्वेश्चन बनता है, कभी 7 मार्क्स का, कभी 14 मार्क्स का। ये अभी मैं आपको नहीं दूंगी, पहले मैं आपको 4 मार्क्स करवाऊंगी, ठीक है। सो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इश्यूज हुए, ये एक बहुत मेजोरिटी जो है ना हिस्सा हमारा आज इसी में गुजरेगा कि पाकिस्तान ने राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इश्यूज फेस करे। सबसे पहला था ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। देखो, पाकिस्तान एक ऐसे स्टेट थी 1947 में जिसके दो विंग्स थे। एक वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। यानी ये देखो, जो ग्रीन एरियाज हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान है जो कि करंट पाकिस्तान है, और ये ईस्ट पाकिस्तान है जो कि करंट बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान बेसिकली दो विंग्स में डिवाइडेड था। और इन दोनों विंग्स के बीच में इतना बड़ा क्या है, इंडिया। ये इंडिया जो है वो इतना बड़ा है कि मतलब ऑलमोस्ट 1000 माइल्स से दोनों विंग सेपरेटेड थे। और इन दोनों के बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं थी, सिर्फ वाई रिलीजन की कोई बात कॉमन थी ही नहीं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। सो उनका कल्चर डिफरेंट था, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। वो ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो बंगाली बोलता था, वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी। बहुत कम कॉमनैलिटीज थी, लेकिन ये लोग एक कंट्री का पार्ट थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दो इतने डिफरेंट, एक तो डिफरेंट इन कल्चर, डिफरेंट इन लैंग्वेज, दो विंग्स हैं, इतने दूर दूर हैं, इनको एडमिनिस्टर करना मुश्किल। क्योंकि पाकिस्तान इनिशियली एक नई कंट्री के पास ज्यादा मशीनरी नहीं होती कि वो अपने आप को ही चला सके। अब इसके पास दो विंग्स थे, तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन गई थी, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। ये समझ आई ये वाली बात? जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आई नंबर 2, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब देखो, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन ईस्ट पाकिस्तान while important leaders came from West Pakistan। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा साइमल्टेनियसली आइडिया देती जाऊंगी कि वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान अल्टीमेटली बांग्लादेश क्यों बना। देखो, वेस्ट पाकिस्तान में ना जो प्रिविलेजेस थे, जो अच्छा पार्ट होता है ना किसी चीज का, जो मीट पार्ट होता है, वो हमेशा अपने पास रखा सैडली, यानी जो हमारा अभी करंट पाकिस्तान है। और ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा एक इंफीरियर उस पे रखा, यानी इंफीरियर पोजीशन पे। जैसे इसको अगर मैं रिलेट करवाऊं, जैसे हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ करती थी ना, अनफेयर करती थी, या ब्रिटिश कम्युनिटी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अनफेयर रहती थी, वैसे ही एग्जैक्टली सेम हम करते थे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के साथ। एज वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमेशा अनजस्ट जो है ना बिहेवियर रखा जाता था। अब ये देखो कि पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा है, तो लीडर्स हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से आते थे। ये बहुत अनडेमोक्रेटिक बात थी कि लीडर्स यहाँ से हमेशा आ रहे हैं। उसके बाद वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि पाकिस्तान लैक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, as India had inherited government buildings, so it was difficult to run the affairs of new country। क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल न्यू कंट्री थी और पाकिस्तान के पास इतनी चीजें नहीं थी कि वो अपने आप को रन कर सके। फिर उसके बाद कायदे आजम was ill and had little time to survive, while he had to make the young country strong enough to survive after him। Unfortunately कायदे आजम को टीबी थी और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, वो बहुत बीमार थे। और उनको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान को इस काबिल करना था कि वो सरवाइव कर सके, यानी आगे वो चल सके। फिर India had officials who worked under the leadership of British and had political experience, while in Pakistan the members of Constituent Assembly were landowners who had little political experience। अब यहाँ वो ड्रॉबैक आ जाता है कि क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमेशा रिजेंटफुल रही थी, वो ब्रिटिश के साथ काम नहीं करना चाहती थी। हमेशा उनको होता था कि नहीं, हम अपना अलग, हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दो, हमें अलग कर दो। अपने आप को ये लोग एक पार्ट नहीं बनाते थे, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदूज ने हमेशा जो है वो लेवरेज की थी पोजीशन के, अगर हमें साथ चलना है, अगर हमें अपनी डिमांड्स को पूरा करवाना है, तो हम ब्रिटिश का साथ देंगे। उससे क्या हुआ, उनके अंदर लीडरशिप पॉलिटिकल अक्यूमेंट आ गया। उससे ये हुआ कि उनको बाद में इंडिया चलाने में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुश्किल हुई कि एक कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई। फिर आ जाओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Karachi was the only modern port with business activity, while other parts of Pakistan were not much developed। बाकी जो है वो ज्यादातर रूरल एरियाज थे। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मॉडर्न सिटी थी पोर्ट वाली, वो कराची थी। फिर पाकिस्तान was not rich enough and agriculture was its only major industry which did not produce surplus to create wealth for industrialization। और फिर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट पाकिस्तान वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट ये होता है, ये जो आपने कुर्बानी के दिनों में देखा होगा ना, वो जो बास्केट होती है जिसमें गोश्त आता है, वो जूट से बना हुआ होता है।
सो ईस्ट पाकिस्तान यानी करंट बांग्लादेश जूट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था एंड अर्न मच ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, बट आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान डिडंट गेट अ सिंगल जूट मिल, क्योंकि जूट की जो मिल्स थी इंडिया को वो मिल गई थी। तो इंडिया को ज्यादा बेनिफिट्स मिले, इंडिया को ज्यादा प्रिविलेजेस मिले राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको ज्यादा चीजें मिली, पाकिस्तान को इतनी चीजें नहीं मिली, तो इसलिए पाकिस्तान बहुत स्ट्रगलिंग फेज में था। फिर आ जाओ सोशल प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान had 5 different regions who just had religion in common. Rest their culture, language, lifestyles were completely different. यानी केपीके में पठान लोग रहते थे, सिंध में सिंधी लोग, बलूचिस्तान में बलोची लोग, पंजाब में पंजाबी और ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग। तो इनमें कोई आपस में कॉमनैलिटी नहीं थी, इनकी जबान डिफरेंट थी, इनका कल्चर डिफरेंट था। सिर्फ इनमें एक चीज कॉमन थी, रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और वो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हम एक कॉमन वन नेशन नहीं बन पाते, हमेशा हम डिवाइडेड रहते हैं। कि अगर हम लोग किसी से मिलते भी है तो हमारा पहला सवाल क्या होता है कि आप आपकी वो क्या है, कास्ट क्या है, राइट। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स आज तक एग्जिस्ट करती हैं। तो कायदे आजम इंसिस्टेड दैट एवरीवन शुड एक्ट लाइक पाकिस्तानीज बाय कीपिंग देयर डिफरेंसेस असाइड, व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोग अपने कल्चर्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी तरीके से जिन्ना डिक्लेयर उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट बंगालीज ऑब्जेक्टेड टू इट, क्योंकि बंगाल में यानी बांग्लादेश वाली साइड ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो लोग बंगाली बोलते थे, तो उनको ये था कि बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए। अब वही बात, वही जैसे वही सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे ना जो इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में होते थे, जब हिंदूज कहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाना चाहिए तो मुस्लिम्स को बुरा लगता था। तो अब वही सेम चीजें जो है वो अब सोशल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गई, क्या इन लोगों को अलग अलग कंट्री मिल गई, लेकिन फिर भी वो लोग ऑब्जेक्शन है, फिर भी मसले एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट चाहता है कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो, एक चाहता है बंगाली ऑफिशियल हो। तो बहुत कॉमन चीजें ज्यादा थी नहीं, बहुत मुश्किल था इस कंट्री को चलाना। अच्छा, फिर आ जाओ डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना ये आपको लिखने होंगे, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि पाकिस्तान के इश्यूज 1947 से 1948 तक थे क्या, तो ये सब आपको याद होने चाहिए कि ये इश्यूज थे। अब डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स, एसेट्स वर टू बी डिवाइडेड इन अ रेशियो ऑफ 17:5। 17 का जो रेशियो था, यानी जो भी एसेट्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो 17:5 के रेशियो पर डिवाइड होने थे। 17 इंडिया के और 5 पाकिस्तान के, बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसका लैंड बड़ा था, उसकी पॉपुलेशन बड़ी थी, तो जो एसेट्स डिवाइड होने थे वो ऐसे डिवाइड होने थे कि 17 यानी रेशियो के हिसाब से 17 जो अमाउंट थी वो इंडिया को जानी थी और 5 जो है वो पाकिस्तान को जानी थी। एंड इट वाज अग्रीड दैट पाकिस्तान वुड गेट 750 मिलियन आउट ऑफ 4 बिलियन, यानी 4 बिलियन का उन्होंने इस तरीके से 17/5 का रेशियो बनाया था, जिसमें 750 मिलियन पाकिस्तान को मिलने थे। पाकिस्तान को 200 मिलियन, एंड देन वॉर ओवर कश्मीर ब्रोक आउट। So India refused to pay the rest, as they claimed that Pakistan would use that money to buy weapons and agreed to pay rest of the amount only if Pakistan stopped fighting. तो आप ये देखो कि 200 मिलियन पाकिस्तान को मिल गए, लेकिन उसके फौरन बाद कश्मीर का प्रॉब्लम हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने बाकी पेमेंट रोक ली, जो कि इंडिया नहीं रोक सकता था, लेकिन इंडिया ने रोकी और इंडिया ने कहा क्योंकि अगर हम इनको अगर पैसे देंगे तो ये इसी पैसे से हमारे अगेंस्ट जो है वो वॉर करेंगे, तो इसलिए हम इनको पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने ये वो रखी थी, शर्त रखी थी कि आपको हम पैसे बाकी सारे तब देंगे जब आप अपनी वॉर को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये भी अनफेयर था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद गांधी वांटेड फेयर डिवीजन ऑफ एसेट्स, सो ही यूज्ड द थ्रेट ऑफ हंगर स्ट्राइक एंड कन्विंस्ड इंडियन गवर्नमेंट टू पे 500 मिलियन। Pakistan was an under-resourced military force because India didn't want Pakistan to become strong militarily. The armed forces were divided over 36% and 44% between Pakistan and India. तो obviously जो कम वाला परसेंटेज है वो पाकिस्तान को मिला था और जो ज्यादा वाला था वो इंडिया को मिला था, क्योंकि और वंस अगेन पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो बहुत मैटर करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से जो है वो चीजें मिलती हैं। अच्छा, Muslim regiments went to Pakistan while non-Muslims to India. Soon war over Kashmir broke and Jinnah was forced to take 500 British officers because Pakistan only had 2,500 trained Muslim officers while 4,000 trained officers were needed. So कश्मीर की जब वॉर हुई थी फौरन ही हो गई थी, तो कायदे आजम को जो है ना ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम लोग थे, 2,500 ही थे और 4,000 हमें चाहिए थे। तो डिवीजन क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थे कि इक्वल डिवीजन हो, डिवीजन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर हुई हुई थी, तो इसलिए हम थोड़े डिसएडवांटेज पर थे।
अच्छा, फिर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। द मेजोरिटी पॉपुलेशन वाज ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन हैदराबाद, while निजाम ऑफ हैदराबाद वाज अ मुस्लिम। यानी निजाम वो था जो कि जैसे जो हेड ऑफ पर्टिकुलर सिटी होता है ना, तो निजाम जो था हैदराबाद का वो मुस्लिम था, लेकिन जो पॉपुलेशन थी हैदराबाद की वो नॉन मुस्लिम थी। तो इनिशियली ही वांटेड डोमिनियन स्टेटस व्हिच वाज डिनाइड। यानी डोमिनियन स्टेटस वही के वो हमें भी इंडिपेंडेंट कर दो, यानी हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो एक छोटा रीजन था। देन ही फेवर्ड ज्वाइनिंग पाकिस्तान, बट इंडियन गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड हिम टू ज्वाइन इंडिया एंड देन अग्रीड टू ज्वाइन इंडिया। सो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक हैदराबाद पाकिस्तान के पास है और एक हैदराबाद इंडिया में है, तो दो हैदराबाद है। जो बड़ा वाला हिस्सा है हैदराबाद का वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास एक छोटी सी सिटी एग्जिस्ट करती है हैदराबाद। Junagadh, the population was of non-Muslims, but the prince was a Muslim. It announced to join Pakistan. Lord Mountbatten said to Pakistan that accession of Junagadh would be encroachment. Indian government sent troops to surround the state and blockade was imposed. तो अब ये भी बहुत अनफेयर चीजें थी कि जो हेड था पर्टिकुलर जगहों का, पर्टिकुलर रीजन का हेड कभी मुस्लिम था, पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, तो जो हेड्स थे वो डिसाइड कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करके अपने साथ रखना चाह रही थी। अच्छा जी, फिर आ जाओ। इंडियन ट्रूप्स इन्वेडेड एंड टुक कंट्रोल, पाकिस्तान प्रोटेस्टेड टू यूनाइटेड नेशन बट द मैटर रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। फिर आ जाओ कश्मीर, ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी हम पीछे बात कर रहे हैं। 4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर वॉज ऑफ मुस्लिम्स बट द महाराजा हरी सिंह वॉज हिंदू। अब यहाँ इन्वर्स हो गया, हैदराबाद और जूनागढ़ में इन्वर्स सिचुएशन थी कि हेड जो था वो मुस्लिम था और पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, लेकिन कश्मीर में इसका उलट है। कश्मीर में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और जो उनका महाराजा है वो हिंदू है। तो उसको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उसको अपना स्टेट चाहिए था, यानी ना वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था ना इंडिया को। सो ही डिलेड ज्वाइनिंग पाकिस्तान और इंडिया, और उसके बदले में क्या हुआ कि he drove Muslims out of Kashmir and 2 lakh Muslims fled to Pakistan which created rebellion. Hari Singh took help from India and then joined India. So अब इसने क्या किया, हरी सिंह ने, ये इतना इतना चालाक आदमी था, इसकी वजह से आज तक कश्मीर का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सका। हरी सिंह ने इनिशियली उसने इसने डिले किया, ये ना पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाह रहा था ना इंडिया को, और इसने बीच में क्या किया, इसने बीच में 2 लाख मुसलमानों को बाहर निकाल दिया कश्मीर से। तो और वो जो मुसलमान थे फिर वो पाकिस्तान आ गए। तो हरी सिंह ने फिर मतलब क्योंकि पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने फिर वहां फोर्सेस भेजी, तो हरी सिंह ने बदले में हेल्प किससे ली, इंडिया से ली, और इंडिया को उसने फिर अल्टीमेटली इंडिया को ज्वाइन कर लिया। यानी जो मकबूजा कश्मीर है, यानी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो वाला पार्ट फिर इंडिया के पास चला गया, और जो आजाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास आ गया। फिर आ जाओ किनाल वाटर डिस्प्यूट, ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है, तो ये भी आप आंसर करोगे कि व्हाट वाज किनाल वाटर डिस्प्यूट। आफ्टर पार्टीशन द इंडियन गवर्नमेंट प्रॉमिस नॉट टू इंटरफियर विद द सप्लाई ऑफ वाटर। ये वही बात है जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी रिसेंट वॉर हुई थी। Indian government promised not to interfere with the supply of water to Pakistan, but India and Pakistan were soon in dispute, especially over the waters from Bari Doab Canal. In April 1948, India shut off waters flowing into Pakistan from Firozpur headwards, threatening millions of acres of agricultural land in the Punjab, Pakistan, as the irrigation system dependent on 6 rivers and 30 canals. The Pakistan government called for the matter to be settled by the International Court of Justice. सो मेजोरिटी जो हेड वर्क्स हैं वाटर के फ्लो के, वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया शुरू में तो कहता था जब इंडिपेंडेंस हुई थी कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे वाटर के साथ, लेकिन फिर सून यही हुआ कि हर हर थोड़े दिन बाद इनको चिल मचती है, और हर थोड़े दिन बाद ये लोग जो है पाकिस्तान के वाटर सप्लाई के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, और अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ये हमेशा एक वॉर में टर्न हो जाता है। तो ये लोग जो है ना थोड़े थोड़े दिन बाद इनको एक पड़ता है कि हम जो है ना वो एक चिल मचाएं, और ताकि पाकिस्तान का, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, पाकिस्तान को वाटर की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये लोग यही चाहते थे कि पाकिस्तान का हम एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद कर दें, ताकि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात जो है वो काफी खराब रहे। तो केनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ इसकी वजह से, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात गई। तो फिर इन मई 1948 a temporary agreement was reached when India agreed to allow water from East Punjab to flow into West Punjab, यानी हमारा वाला पंजाब, but only if Pakistan agreed to try to find alternative water supplies. The dispute was resolved in 1959 when the Indus Water Treaty was signed, और इसी ट्रीटी को इन लोगों ने अभी 2025 की वॉर में ब्रीच किया था। हमें पहले उन लोगों ने वही जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वहां पर जो इनका एरिया था
कौन सा एरिया था जहाँ पे इनके टेररिस्ट मारे गए थे, इनके अपने लोगों ने मारा उनको, और फिर सारा इल्जाम किसको लगा दिया, पाकिस्तान पे। और फिर अल्टीमेटली हमें थ्रेट की कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि ये नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि ये ट्रीटी इंटरनेशनली सेटल हुई थी। तो ऐसे ही हम किसी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को कैजुअली रैंडमली नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन इंडिया ही करता है हमें तंग करने के लिए। तो इन लोगों ने कहा हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक वॉर क्रिएट हो गई थी, वॉर सिचुएशन, क्योंकि इन लोगों ने हमारे वाटर के साथ फिर से इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। और ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थ्रेट जरूर करते हैं। फिर नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम ये थी कि कराची रिसीव 2 मिलियन रेफ्यूजीज इन 1947। 2 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं एक छोटी से, मतलब छोटा सिटी तो नहीं है कराची, बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन फिर भी एक सिटी पे बहुत ज्यादा लोड आया कि इसमें अचानक से 2 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द पीपल। पाकिस्तान डिड नॉट हैव फैसिलिटीज टू हाउस मिलियंस ऑफ न्यू सिटीजन्स। In 1947, Delhi declared martial law as non-Muslim refugees began to slaughter Muslims. Qaid set up relief fund to rehabilitate newly arrived refugees. So ये जब हम refugees के बारे में लिखते हैं तो आपको ये सब लिखना होता है कि कराची में क्या प्रॉब्लम हुई, मुश्किल था इतने लोगों को अकोमोडेट करना क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हाउसिंग अवेलेबल नहीं थी। और फिर क्या हुआ, फिर कायदे आजम ने एक रिलीफ फंड जो है वो जल्दी से सेटअप किया ताकि न्यूली अराइव रेफ्यूजी सेटल हो सके। अच्छा जी, अब यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं, 1948 से 1958 में, क्योंकि अब कायदे आजम की जो है वो डेथ हो जाती है। कायदे आजम हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, जैसे ही पाकिस्तान बना था 1947 से 1948 में। 1948 में उनका इंतकाल हो गया, और फिर क्या हुआ कि उनकी जगह गवर्नर जनरल बने ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन ये थे, और लियाकत अली खान कायदे आजम के टाइम से ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो लियाकत अली खान ने अपनी पीएमशिप कंटिन्यू करा था, लेकिन कायदे आजम को रिप्लेस किसने किया, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अब इन लोगों का टेन्योर चला। अब देखो टेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 के, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रही है एवर सिंस द इंडिपेंडेंस। कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाती थी, हमेशा 2-3 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, उसको रूलिंग करने वाले लोग चेंज होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं यहाँ से बता रही हूँ कि 1948 से 51 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान थे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछी जाती है 4 मार्क्स के लिए, तो आप इसको भी आंसर करोगे कि व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पाकिस्तान वाज बीइंग रूल्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान का फॉरेन से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इसलिए उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फॉलो किया था। अच्छा, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब कंट्री बन जाती है तो हम पुराना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कुछ चीजें प्रपोज हुई थी। A document called objective resolution was presented which declared, objective resolution को पहले प्रेजेंट किया था before framing the entire constitution। उसमें कुछ चीजें उन्होंने प्रेजेंट की थी कि हम ये जो है पार्ट बनाना चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाली थी। ये 4 मार्क्स के लिए आप आंसर करोगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बातें थी, दैट द लीगल सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी जुडिशरी सिस्टम में किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इसके साथ ह्यूमन राइट्स टू बी गारंटीड, एंड देन माइनॉरिटीज एंड पुअर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनजस्टिस। ये सब बातें याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें थी। अदर रिलीजन वुड प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली, Muslims to lead their lives as per Islamic principles, Constitution to observe democracy, freedom, equality, and tolerance. And it also suggested that Urdu should be official language and president was to be elected by joint session. ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आंसर करोगी। तो ये बातें जो है ना वो प्रेजेंट की गई थी, लेकिन इसको मिले थे क्रिटिसिज्म। और ये कभी कभी 7 मार्क्स से पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बातें थी और उसकी क्रिटिसिज्म क्या थे। तो ये 7 मार्क्स में आपने आंसर करना होता है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आप बताते हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी, और थर्ड पैराग्राफ में आप बताते हो कि क्रिटिसिज्म क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। East Pakistanis did not want to accept Urdu as the official language, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो लोग चाहते थे कि बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज बने, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने सजेस्ट किया था कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए। उसके बाद they didn't want to have equal representation in national assembly as they had larger population। वही मसला जो हमने फेस किया था सब कॉन्टिनेंट में, मुस्लिम्स की एक छोटी पॉपुलेशन होती थी तो उनको दबाया जाता था। इसी तरीके से ईस्ट बंगाली या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा वो थी कि हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो नेशनल असेंबली में हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए और वेस्ट पाकिस्तान की कम होनी चाहिए। यानी अपना सेम कंट्री बनने के बाद भी इश्यूज काइंड ऑफ सिमिलर रहे,
कि किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी और किसकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस रहा जब तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ हमसे। फिर रिलीजियस ग्रुप्स कंप्लेन दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इस्लामिक एंड लियाकत अली खान डिसाइडेड टू गिव फर्दर कंसिडरेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फेल हो गई थी, इसको जो है फिर आगे टाइम दिया गया था कि ये अपने आप को दोबारा से रीएडजस्टमेंट्स में जाए। फिर उसके बाद आया प्रोडा एक्ट। प्रोडा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 4 मार्क्स के लिए आंसर करोगी कि व्हाट वाज प्रोडा एक्ट। ठीक है, प्रोडा में क्या हुआ था कि इट वाज एन एक्ट फॉर डिबैरिंग फ्रॉम पुलिस फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेस। कंप्लेंट शुड बी मेड टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यानी अब जो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर जनरल पहले कहलाता था, और प्रोविंशियल गवर्नर्स। एनीवन हु वाज फाउंड गिल्टी वाज डिबेयर्ड फ्रॉम द ऑफिस. It was designed to eliminate corruption, but it only allowed ruling elites to remove those whom they didn't approve. अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडा एक्ट क्या था। पब्लिक ऑफिसर्स वो होते हैं जो कि लोग सीएसएस करके जिन ऑफिसर्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जैसे क्या कह लो, पुलिस का कह लो, जैसे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये जो जो सिस्टम्स गवर्नमेंट के होते हैं ना, उसके लिए प्रोडा एक्ट निकाला गया था। और उसमें ये था कि अगर किसी सिविलियन को, यानी मुझे लगता है कि यार इस ऑफिस में करप्शन हो रही है, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरा काम नहीं कर रहे, मैं गई हूँ, मुझे ये लोग सर्विस नहीं दे रहे, तो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ गवर्नर जनरल को या अपने प्रोविंस के गवर्नर को, और मैं बता सकती हूँ कि भाई इस बंदे ने मेरा काम नहीं किया, तो आप इसको बराए मेहरबानी रिमूव कर दें। और अगर वो बंदा यानी वही गवर्नमेंट का ऑफिशियल अगर वो गिल्टी होता है उस बात के लिए, तो उसको उस ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा से करप्शन रही है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ करप्शन ही बन गई कि जो लोग रूलिंग क्लास पर होते थे, या जिनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस होते थे, या जो ज्यादा इलीट होते थे, सिर्फ वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते थे, और बाकी जिनके पास इन्फ्लुएंस नहीं होता था वही लोग हमेशा मारे जाते थे। तो अगर कोई बंदा इलीट है, कोई बंदा बहुत अच्छी रूलिंग क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको उसके बारे में आप कितनी भी कंप्लेन कर दो वो रिमूव नहीं हो पाता था, वो वहीं अपनी जगह पे रहता था, और ये अभी तक कंटिन्यू बात है, यानी पाकिस्तान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद रेफ्यूजीज लियाकत नेहरू पैक्ट, ये भी कभी कभी 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है, लेकिन ये मैं आपसे आंसर नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड which stated that both governments were responsible for the safety of minorities. Visa system was introduced and free passage of refugees across the border was restricted. So अब visa system introduce हो गया था 1948 के टाइम पर, जिससे ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर जाना है तो आपको वीजा लेना होगा, आप ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। दिस गोज फॉर इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि इनिशियली बॉर्डर ओपन था इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग जल्दी से बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। लेकिन फिर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हुई थी कि आपको वीजा लेना होगा अगर आपने एक दूसरी कंट्री, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज थे, तो अगर आपने इंडिया में जाना है, अगर आपने पाकिस्तान आना है, तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का पहले वीजा लेना होगा। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। अच्छा जी, आर्मी लीडर्स, जनरल अयूब खान, ये अयूब खान थे, बिकेम कमांडर इन चीफ, जो क्या हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। ये पोजीशन सेम है, नाम चेंज होते रहते हैं। कमांडर इन चीफ पहले कहलाए जाते थे और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो अयूब खान कमांडर इन चीफ बन गए थे, एंड बाय 1951 मेनी आर्मी ऑफिसर्स वर मुस्लिम्स। तो 1951 तक पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कर लिया था। आर्मी ऑफिसर्स वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। अब ये वही जो बात है कि पाकिस्तान को रूल कौन करता है, पाकिस्तान को गवर्नमेंट रूल करती है, पाकिस्तान को आर्मी रूल करती है। ये बात अब यहाँ से एविडेंट हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा रूल आर्मी से होता है। पीछे आर्मी जो है वो डिक्टेट कर रही होती है कि पाकिस्तान को कैसे रूल किया जाए। तो आर्मी ऑफिसर्स वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, और they began to plan a coup to take over. In 1951 Rawalpindi conspiracy was discovered by Ayub Khan. ये आपसे 4 मार्क्स से पूछा जाता है, आई वांट यू टू आंसर दिस एज वेल, कि व्हाट वाज रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1951 में। इसको डिस्कवर किसने किया था? अयूब खान ने। और इसमें ये हुआ था कि बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेटर्स थे, और लेकिन ये कॉन्स्पिरेटर्स करना क्या चाहते थे, क्योंकि ये अनहैप्पी थी गवर्नमेंट से, तो ये लोग लियाकत अली खान के साथ कुछ करना चाह रहे थे। और फिर कुछ दिनों बाद ही पहले तो अयूब खान ने ये डिस्कवर कर ली थी कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और उसके बाद उन्होंने काफी लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद भी ये सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ ही अरसे में लियाकत अली खान वो शॉट डेड इन रावलपिंडी। तो ये आपने एग्जैक्टली सेम बातें रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में लिखनी होंगी।
कि अब जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया, यानी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको मार दिया गया। सो अब यहाँ से आप डिफाइन कर लो कि पाकिस्तान की हमेशा पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स रही है। इसमें यहाँ पे जिसको जो नहीं, अभी आके आप देखोगी इनफाइनाइट लीडर्स मारे गए हैं। सिर्फ एक दो की बात नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक हर दूसरा लीडर, हर दूसरा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मारा गया है पाकिस्तान में, और ये यहाँ से शुरुआत हो गई। आर्मी को जो अच्छा नहीं लगता वो उसको ऐसे ही वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है। तो लियाकत अली खान जो कि हमारी पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा रहे, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे, जो कि कायदे आजम के साथ जिन्होंने काम किया, वो जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, उनको मार दिया गया। मे भी कायदे आजम को भी अगर इतना टाइम मिलता तो कायदे आजम को भी हमारे अपने लोग ही मार देते, वो तो अपनी नेचुरल डेथ मर गए। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स इतनी डर्टी है कि हमारे यहाँ किसी को भी, किसी का भी लिहाज नहीं किया जाता। मतलब ये बहुत सैडनिंग बात थी कि लियाकत अली खान को जो है वो मार दिया गया, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पूरी की स्ट्रगल देखी कि पाकिस्तान को बनने में कितनी स्ट्रगल हुई है, पाकिस्तान को एग्जिस्ट करवाने में कितनी स्ट्रगल हुई है, और आपने उसी बंदे को मरवा दिया। तो ये बहुत सैड बात थी, और यहाँ से पाकिस्तान का जो है ना अब डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वैसे ही वो डाउनफॉल में थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे थे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये जो है ना यहाँ से अब पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत सैड होने वाली है। अच्छा जी, इन 1948 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर इशू। ये हम पीछे बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन में अब दोबारा आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको बता दिया था कश्मीर का इशू क्या हुआ था। पाली डोआब कनाल का जो वाटर था, इंडिया उसको थ्रेटन कर रहा था कि वो बंद कर देगा ताकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अफेक्ट हो जाए। अच्छा, एक मिनट दो, अजान के बाद में कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये वो वाला इशू था जिसको रिजॉल्व किया गया था ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाओ, प्लानिंग कमीशन। ये भी 4 मिनट्स के लिए आप आंसर करोगे। अब हुआ क्या था कि लियाकत अली खान को मार दिया गया। अब नेक्स्ट कुछ चेंजेस हुई 1951 से, अब 1955 पर हम आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है ये। जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, और गुलाम मोहम्मद ये वाले जो अंकल हैं ये बन गए गवर्नर जनरल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से कुछ चेंजेस हुई हैं। और ये आप प्लानिंग कमीशन को भी आंसर करोगे फॉर 4 मार्क्स। इसमें हुआ क्या कि 1950 प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फेल हो गई तो उसके बाद एक नई चीज अनाउंस हुई, प्लानिंग कमीशन। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब डेवलप कैसे करना है। सो इसमें हुआ ये कि 6 year प्लान वाज गिवन फॉर एग्रीकल्चर, फ्यूल एंड पावर, इंडस्ट्री एंड माइनिंग एंड सोशल अपलिफ्ट स्कीम्स। It brought economic development in Pakistan. And in 1952, a major jute processing plant was opened in East Pakistan, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि ईस्ट पाकिस्तान में कोई भी जूट की प्रोडक्शन के लिए कोई भी मशीनरी नहीं रुकी नहीं थी। वो सब जो है इंडिया के पास चली गई थी। तो 1952 में एक जूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में आ गया था, एंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वर फाउंड इन सुई बलूचिस्तान।
सो ये सब चीजें जो है ना वो हुई। अच्छा, from 1951 till 1953, there was a severe drought in Pakistan. Food production was affected. Drought आ गया पाकिस्तान में 51 से 53 में, फूड प्रोडक्शन आपकी खराब हुई, फूड शॉर्टेजेस हुए, और 1953 में जूट की डिमांड जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो गई, यानी जो जूट क्या प्रोसेसिंग प्लांट लगा था, अब उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। सो यूएसए डोनेटेड मिलियन टन्स ऑफ व्हीट टू हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ड्राउट सिचुएशन थी। सही है। और फिर रिलीजियस एलिमेंट्स हमेशा जो है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उसमें क्या हुआ कि सम उलमास कंपेन्ड अगेंस्ट अहमदीज एंड डिमांडेड ऑल अहमदीज शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस। तो ये सारी आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए जो कि 1951 से 55 तक में एग्जिस्ट करी। फिर आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। नाजिमुद्दीन यानी ये वाले अंकल, गवर्नर जनरल, प्रेजेंटेड रिपोर्ट इन 1952. It said that the head of state should be Muslim and House of Unit should have 60 members, each from West and East Pakistan. Religious minorities to have representatives at national and provincial levels. The official language to be settled by the assembly. तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी थी उसके बाद दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लुक किया गया था, जिसमें ये सब चीजें सजेस्ट की गई थी। लेकिन अगेन हर चीज में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था पाकिस्तान के अभी तक जो है ना, अप टिल 1956 पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा था। और यहाँ पे वापस से पॉलिटिकल चेंज हुआ। तो अब ये पॉलिटिकल चेंजेस आपको याद होने चाहिए हर हाल में कि कब कौन किस टाइम पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, कौन सा गवर्नर जनरल था, वरना आप सब भूल जाओगी कि किसने क्या चीज इंट्रोड्यूस कराई। Constitution was unable to settle by 1956 and Pakistan had no official language. By 1953, Ghulam Muhammad dismissed Khwaja Nazimuddin and blamed him for food shortages and economic disruption. जबकि ये बात बहुत वेग थी कि एक प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम किया जाए कि आपकी वजह से ड्राउट आ गया, आपकी वजह से इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन है, लेकिन इन्होंने अपनी पावर यूज करी गुलाम मोहम्मद ने, और उन्होंने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को जो है वो डिसमिस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने न्यू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, ये वाले अंकल मोहम्मद अली बोगरा वाज द एम्बेसडर टू यूएसए, इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोगरा वांटेड फॉरेन एड टू बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। By 1953, much aid was received by US, Canada and Australia. हमें इतनी एड क्यों चाहिए थी? हमें इतनी एड इसलिए चाहिए थी क्योंकि हमारे पास ड्राउट सिचुएशन थी, तो इसलिए हमें मनी चाहिए था ताकि हम अपने सिचुएशन को थोड़ा बेहतर कर सकें। गुलाम वांटेड टू डोमिनेट बोगरा बट बोगरा वाजंट क्वाइट, यानी ये जो गवर्नर जनरल थे ये जो है ना डोमिनेट करना चाहते थे मोहम्मद अली बोगरा को, लेकिन इनका जो है ना वो ऐसा नहीं था टेम्परामेंट के ये डोमिनेट हो जाए। इन 1954, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1954 गुलाम वाज आउट ऑफ कंट्री, सो बोगरा यानी ये अंकल, ये गुलाम मोहम्मद जो है वो बाहर थे। तो मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया, उन्होंने असेंबली को परसुएट किया टू पास लॉज लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, क्योंकि ये फील कर रहे थे कि ये जो गवर्नर जनरल है ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अपने चीजों को इम्पोज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये बाहर गए मुल्क से, इन्होंने लॉज पास करवाए जिससे गवर्नर जनरल की पावर जो है वो रिड्यूस हो जाए, by stating that prime minister and minister should be a part of assembly and governor general should not take advice of ministers. तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर को इंक्रीज करके गवर्नर जनरल की पावर को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर इन्होंने बदला लिया। मतलब हमारी पॉलिटिक्स ऐसी कोई कॉमेडी फिल्म है ना, मतलब इसको इसको कॉमेडी की तरह लोगी तो समझ आ जाएगी, अगर इसको सीरियस लेकर समझने की रट्टा मारने की कोशिश करी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एक एक बाहर जा रहा है, एक अंदर है, तो जो अंदर वाला है वो बदले ले रहा है, फिर उसके बाद दोबारा बदले लिए जा रहे हैं। जब अब इनवर्स हुई सिचुएशन, जब ये मुल्क से बाहर गए तो इन्होंने कहा मैं बदला लूंगा, इन्होंने बदला लिया। वो बदला कैसे लिया कि बोगरा वॉज आउट ऑफ कंट्री, सो गुलाम डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड डिसॉल्व द असेंबली, यानी जिस असेंबली ने इनकी पावर्स को रिड्यूस किया था उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी करी और उन्होंने कहा असेंबली डिसॉल्व कर दो, बाय सेइंग दैट असेंबली हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एंड गुलाम रीअपॉइंटेड बोगरा एज पीएम एंड मेड अ न्यू कैबिनेट। यानी इतनी हिलेरियस बात के पहले आप उससे बदला ले रहे हो और फिर आप उसी बंदे को वापस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो। तो ये सब बदले जो है ना इसी तरीके से लेते रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे काम करने के बजाय अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, अपनी पोजीशंस को इन लोगों ने ज्यादा यूज किया, अपनी पावर्स को ज्यादा यूज किया, बजाय ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑलमोस्ट देखो 1947 से 1957 पे हम जा रहे हैं और हमारे पास 10 सालों में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो इससे कितनी एविडेंट है कि जो लीडर्स ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने सिर्फ अपनी पावर यूज करी ताकि उनको उनको गेन्स हो सके, वो पाकिस्तान की वेलफेयर पे काम नहीं कर रहे थे, वो लोग एक दूसरे से बदले लेने में लगे हुए थे।
और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए। मौलवी तमीजुद्दीन, स्पीकर ऑफ डिसॉल्व्ड असेंबली, कंटेस्टेड इन सिंध हाई कोर्ट सेइंग दैट डिसॉल्विंग असेंबली इज इलीगल। यानी ये असेंबली के स्पीकर थे, तो इन्होंने केस किया कि असेंबली को इस तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डिसॉल्व करना इज इलीगल एंड कैबिनेट कैन नॉट हैव नॉन असेंबली मेंबर्स। So in 1955, Sindh High Court gave decision in favor of Speaker, but गुलाम अपील्ड इन फेडरल कोर्ट। तो ये जो गुलाम मोहम्मद थे जिनके अगेंस्ट ये केस किया गया था कि इन्होंने एक इलीगल काम किया असेंबली को डिसॉल्व करके, इन्होंने बड़े कोर्ट में यानी फेडरल कोर्ट में जो कि पाकिस्तान का कोर्ट होता है उन उसमें अपील कर दी अगेंस्ट दिस जजमेंट। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये यहाँ पे पावर प्ले बहुत होता है पाकिस्तान में, तो जो हायर कोर्ट था यानी फेडरल कोर्ट था, उन्होंने कहा कि गुलाम हैज पावर टू डिसॉल्व द असेंबली या टू डिसमिस द असेंबली, क्योंकि ऑब्वियसली आप पीछे से पैसा खिलाओ वो ही जबान बोलने लग जाता है जो कि आप बुलवाना चाह रहे हो। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इलीगल है, लेकिन फेडरल कोर्ट कह रहा है कि ये लीगल है और गवर्नर जनरल ऐसा कर सकता है। और उसके बाद अल्टीमेटली हुआ ये कि ये अंकल जो है जो इतनी अपनी पावर प्ले कर रहे थे, ही फेल इल एंड ही रिजाइंड एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय जनरल सिकंदर मिर्जा। तो अब ये जो है खुद ही इन्होंने इतनी एक तो पावर प्ले किया और उसके बाद खुद ही बीमार पड़ गया, खुद ही रिजाइन करा, और इनके बाद नया गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा बन गया। और साथ ही जनरल सिकंदर मिर्जा जैसे ही गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा यानी जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनको डिसमिस कर दिया, और उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ये अंकल जो है इनका एक फिर मेजर रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास को जो है वो स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताओ कि ये चीजें समझ आई? जी। ठीक है, तो इशार ये हमने 29 स्लाइड्स तक कर लिया है, इसको बहुत अच्छे से अभी बैठ के या सुबह में बैठ के इसको रिवाइज करना ताकि आपको सारी टाइमलाइंस याद हो, क्योंकि मैं कल की क्लास में आपसे पूछूंगी कि किसके बाद कौन गवर्नर जनरल बना, कौन प्राइम मिनिस्टर था। मुझे ये सब चीजें जितने हमने इवेंट्स किए ये सब आपको कल तक याद होने चाहिए। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स वाले ये भी जरा नोट कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं लिख भी देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक मिनट, शुरू से जाते हैं हम ना। 5-6 हो गए हैं। 5-6 हो गए, ठीक और है। मैम कल भी टाइम क्लास कल भी इसी टाइम होगी, हाँ, या क्योंकि सुबह? मैं घर पे ओके। नहीं होती तो मुझे यही टाइम सूट करेगा। ओके। ईशाल की क्लासेस, ठीक है। सो रेड क्लिफ अवार्ड्स 4 मार्क्स के लिए आपने आंसर करना है। फिर उसके बाद आपने क्या आंसर करना है? मैं बताती हूँ अभी। 6 हो गए। 6 है। जी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, शायद एक दो मिस किए हैं मैंने। मैं स्क्रीनशॉट ओके, चेक कर सकती वाटर dispute और 4 मार्क्स dispute, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। हूँ। इसके बाद रोडा एक्ट है। और रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, आई थिंक बस यही है। हम्म। तो ये 1 2 3 4 5 6 है। ये आपने कल की क्लास से पहले तक करने हैं। और ये जितना हमने 29 स्लाइड से जितना कंटेंट किया है ये सारा करना कल की क्लास से पहले 8 में, यही टाइम पे मैं लूंगी जो आज लिया है। तो फिर इंशाल्लाह कल उसका रिविजन। हम्म। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।